नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन त्यागी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार से जारी है। इन चुनावों में परिसीमन का मुद्दा विपक्ष पूरी ताकत से उठा रहा है, जबकि भाजपा ने भी अपनी बिसात बिछा दी है। पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट और महिला सुरक्षा का मुद्दा भाजपा के लिए सबसे अहम है, तो तमिलनाडु में AIADMK के साथ भाजपा ने NDA का किला और मजबूत कर लिया है। देखना यह है कि इन दोनों राज्यों में जनता किस पर भरोसा जताती है। चुनावों से जुड़ी और भी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। तमिलनाडु के नागरकोविल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। NDA उम्मीदवारों के समर्थन में प्रधानमंत्री ने किया प्रचार। रैली में AIADMK महासचिव के पलानीस्वामी भी शामिल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी मौजूद। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का ममता सरकार पर निशाना। दार्जिलिंग, राजगंज और पालाकाटा में जनसभा को किया संबोधित, कहा TMC सिंडिकेट का नामो निशान मिटने वाला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने प्रचार अभियान को दी रफ्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कालना में किया प्रचार, तो TMC ने भी झोंकी ताकत। ममता बनर्जी ने कहा, दिल्ली के जमींदारों को मुंहतोड़ जवाब दें। और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में गरमाया परिसीमन का मुद्दा। सत्तारूढ़ DMK के प्रमुख MK स्टालिन ने किया विरोध, तो TMC सांसद कीर्ति आजाद ने भी परिसीमन पर उठाए सवाल। और अब जनादेश की शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ भाजपा के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ TMC ने भी परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए सियासी दंगल में पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला कांटे का है। TMC फिर से सत्ता पर दावा कर रही है, तो BJP ने बदलाव का बिगुल बजा दिया है। पश्चिम बंगाल में आज गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। दार्जिलिंग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही गोरखाओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और गोरखाओं पर लगे झूठे केसों को वापस लिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगी ही, गुंडा राज का अंत तो आएगा ही। जिस प्रकार से सिंडिकेट और माफियाओं का शासन है, इसका अंत आएगा ही। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हजारों गोरखाओं पर हजारों गलत केस कर पुलिस राज जो स्थापित किया है, इसका भी अंत आएगा। अमित शाह ने राजगंज और जलपाईगुड़ी में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने TMC को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि गरीबों की हकमारी करने वाले TMC सिंडिकेट का नामो निशान मिटने वाला है। जलपाईगुड़ी टी, टिम्बर और टूरिज्म के लिए जाना जाता था। ममता दीदी ने इसके अंदर चौथा टी जोड़ा, टीयर्स का टी, आंसुओं का टी। 23 अप्रैल को ममता का हिसाब आप बरोबर कर दो, गुंडों का हिसाब हम बरोबर कर देंगे, हम बरोबर कर देंगे। पश्चिम बंगाल में सबसे ऊपर है। दूसरी ओर TMC और ममता बनर्जी ने भी प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी 226 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रही हैं। दूसरी तरफ TMC ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर भी सवाल उठाए हैं। वुमेन बिल तो पहले ही पास कर दिया गया है, 2023 में सर्वसम्मति से किया गया है। और इस समय जब चुनाव चल रहे हैं, 40 तमिलनाडु के और 42 बंगाल के MP इलेक्शन में हैं, यानी कि आप ये समझें कि 82 MPs आउट ऑफ 543 MPs बिजी हैं। तो क्या ऐसी जल्दी थी? सिर्फ ये है राजनीति का खेल खेल रहे हैं। वैसे तो देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां पश्चिम बंगाल चुनाव ही बटोर रहा है।
भाजपा ने इसे सिंडिकेट बनाम विकास की लड़ाई बताया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरी ताकत से भाजपा को चुनौती दे रही हैं। अब जनता तय करेगी कि बंगाल में परिवर्तन होगा या टीएमसी की सत्ता बरकरार रहेगी। और दक्षिण कोलकाता की हाई प्रोफाइल रास बिहारी सीट जो लंबे समय तक टीएमसी का अभेद किला रही है, अब सियासी समीकरणों के चलते एक नई दिशा में मुड़ती दिख रही है। इस सीट की अहमियत अब सिर्फ एक विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये टीएमसी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। खासकर कालीघाट मंदिर जैसे शक्तिपीठ के गढ़ में बदलाव की आहट के बीच अब सवाल यह है कि इस बार मध्य वर्गीय और शिक्षित बंगाली वोटर का रुझान किस तरफ होगा। दक्षिण कोलकाता की हाई प्रोफाइल शहरी सीट रास बिहारी, बरसों से इसे टीएमसी का अभेद्य किला माना जाता रहा है, लेकिन आज यहां की गलियों में बन रहे नए सियासी समीकरणों ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। सवाल बड़ा यह है, क्या इस बार यहां के परंपरागत मध्यम वर्गीय और शिक्षित बंगाली वोटर के मन में क्या है? जो अच्छा काम करेगा, जो पार्टी वेस्ट बंगाल के लिए अच्छे है उसको रहना है। जो अच्छा काम करेगा सबके लिए, महिला की सुरक्षा के लिए, बेकार जो काम होगा ये। सियासत के इस बिसात पर बीजेपी की बढ़ती ताकत की गवाही ये आंकड़े भी दे रहे हैं। साल 2016 में बीजेपी का वोट शेयर था महज 16.97%, जो साल 2021 में बढ़कर 35.59% हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 42.39 तक पहुंच गया। अब यह सीट टीएमसी के लिए सिर्फ एक विधानसभा नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सवाल है। वजह है कालीघाट मंदिर, साक्षात शक्तिपीठ और टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब इसी कालीघाट के आंगन में भी बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। महिलाओं का सुरक्षा तो इशू, बर्निंग इशू है अभी, तो इसके लिए आंकड़े भी दे रहे हैं। साल 2016 में बीजेपी का वोट शेयर था महज 16.97%, जो साल 2021 में बढ़कर 35.59% हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 42.39 तक पहुंच गया। अब यह सीट टीएमसी के लिए सिर्फ एक विधानसभा नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सवाल है। वजह है कालीघाट मंदिर, साक्षात शक्तिपीठ और टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब इसी कालीघाट के आंगन में भी बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। महिलाओं का सुरक्षा तो इशू, बर्निंग इशू है अभी, तो इसके लिए सभी को अवेयर होना ज़रूरी है। जैसे कि खुद महिला को ही सबसे पहले अवेयर होना ज़रूरी है। मुकाबला बेहद कांटे का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एसआईआर के आंकड़ों ने इस टक्कर को और दिलचस्प बना दिया है। रास बिहारी विधानसभा सीट पर कुल वोटर हैं 2,02,519, जिसमें से 48,570 वोटरों के नाम कट गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां टीएमसी के देवाशीष कुमार और बीजेपी के स्वपन दास गुप्त के बीच का अंतर महज 1,691 वोटों का था। ऐसे में नजरें इस बात पर है कि एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में वोटर सूची से नाम हटने के बाद इस सीट का समीकरण क्या मोड़ लेगा। जनता का अपील था जो वो लोग फिल्टर वाटर मांग रहा था, ड्रिंकिंग वाटर, फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। पूरा मोहल्ला में वो आपको ड्रिंकिंग वाटर, जो प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। यह एक शानदार निर्वाचन क्षेत्र है, हमें यहाँ बहुत समर्थन मिल रहा है और मुझे लगता है कि हम यह निर्वाचन क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल रास बिहारी विधानसभा सीट पर फिलहाल सस्पेंस का सन्नाटा है, लेकिन नतीजों का शोर पूरे बंगाल में सुनाई दे रहा है। एक बात पर सब सहमत है कि रास बिहारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में परिवर्तन का अंडरकरेंट वो भी महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शुभजीत पाल चौधरी के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, कलकत्ता।
तो एक एक सीट पर मुकाबला है बेहद कड़ा। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं और इसीलिए सियासी लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सियासी लड़ाई में जिस तरह से दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हैं, और टीएमसी परिसीमन को जिस तरह से अब मुद्दे के रूप में ला रही है, उधर बीजेपी ने कह दिया है कि टीएमसी सिंडिकेट को ही खत्म कर देंगे। किस तरह से देखते हैं, कितने महत्वपूर्ण फैक्टर ये बनते जा रहे हैं? रमा जी, देखिए, अभी एक नया इश्यू बंगाल के चुनाव में इस वक्त उभर कर आ रहा है। वो इश्यू ये है कि आप जानती हैं कि ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार जो अपना योजना है उसको अपना ट्रम्प कार्ड मानती है तो सत्ता में रहने के लिए। उसके क्यों काउंटर करने के लिए बीजेपी का जो संकल्प पत्र सामने आया था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद संकल्प आकर उसको पब्लिश किए थे, उसके चलते आज एक सिंबॉलिक मातृशक्ति भरोसा नाम का एक कार्ड स्मृति ईरानी के, बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी के हाजिरी में वो पब्लिश किया गया है और 5 लोगों के हाथ सिंबॉलिक उसको दिया गया है। इसलिए ये दिया गया है क्योंकि लगातार जब से संकल्प पत्र में लक्ष्मी भंडार के काउंटर करने के लिए 3000 रुपया बीजेपी ने देने का वादा किया है, तब से ममता बनर्जी बोल रही है कि असल में ये सब जुमला है, ये वो देंगे नहीं, ये वोट पाने के लिए अभी वो बोल रहे हैं लेकिन बाद में ये मिलेगा नहीं। लेकिन उसी को काउंटर करते हुए आज मातृशक्ति भरोसा कार्ड जो है वो पब्लिकली आ गया है और उसको सिंबॉलिक दिया गया है। तो इसको लेकर अब ममता बनर्जी इसको काउंटर कर रही है कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते ये कैसे हुआ। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि इससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई ताल्लुकात नहीं है। वो तो चुनाव आयोग के पास आगे कंप्लेंट दर्ज होगा तो बाद में ये साबित होगा। लेकिन एक बात सही है कि बीजेपी देगा, ये बात जब सामने आ गया तो वोटर्स के पास भी ये मैसेज चला गया कि ये देंगे। अगर ममता बनर्जी की पार्टी इसको रोकती है तो कहीं ना कहीं जाके वहां पर बीजेपी को ही फायदा होगा। बीजेपी कहेंगे कि हम देंगे, इसका सबूत आपके सामने लाए थे, तो ममता बनर्जी को मिर्ची लग रही है। और दूसरी बात यह है कि अभी टीएमसी का एक नया वक्तव्य है कि उनके जो लीडर्स है, उनके सारे लीडर्स के गाड़ी की सर्च किए जा रहे हैं, ऐसा लिस्ट बनाया गया है। तो आज ममता बनर्जी ने आरोप ऐसा बोला कि ऐसा दावा किया कि सेंट्रल फोर्स के लोग उनके पास भी आ गए थे और उनका गाड़ी चेक करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं जाके भाजपा का यह कहना है कि हर मुद्दे पर सेंट्रल फोर्स को निशाने बनाने के लिए तुली हुई है ममता बनर्जी। कभी माँ बहनों को कहती है कि अगर सेंट्रल फोर्स आए तो उनको झाड़ू दिखाइए, कभी बोलती है कि उनकी गाड़ी सर्च करने के लिए आए थे। अब एक सीएम का कॉन्वॉय जा रहा है तो उस कॉन्वॉय को रोकने के लिए कौन सेंट्रल फोर्स जाएगा, ये सवाल उठा रही है बीजेपी कि कैसे ये हो सकता है कि कॉन्वॉय, अभी तक वो केयरटेकर गवर्नमेंट है लेकिन अभी तक वो सीएम है, तो उनकी कॉन्वॉय को कौन रोक कर उनका गाड़ी तलाशी करेगा। तो वो बीजेपी का कहना है कि ये सब बेतुकी बातें हैं जो ममता बनर्जी एक के बाद एक कर रही है। और दूसरी तरफ अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी, वो भी राज्य के दौरे में थे और उसके चलते जो 15 मुद्दे संकल्प पत्रों से जरिए लाया गया था बीजेपी की तरफ से, भाजपा की तरफ से, उसके साथ साथ आज दार्जिलिंग में जो रैली हुआ वहां पे गोरखालैंड का जो मुद्दा है, जो डिफरेंट स्टेट का जो मुद्दा है, उसको चलते उसके सेंटिमेंट को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि उनकी जो दावे हैं उनको भी कंसिडरेशन में लाया जाएगा। इतना ही है। और इसके चलते आज बंगाली नववर्ष है, बंगाली वर्ष का पहला दिन है और इस दिन दो जो टीएमसी और भाजपा दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी थे, दोनों ने आज रैलियां निकाली। उसका भी एक बड़ा कारण है कि बाहरी बनाम बंगाली का जो मुद्दा है। बिल्कुल, दोनों की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन इसमें जब हम परिसीमन की बात करते हैं तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ जो प्रक्रियाएं, संवैधानिक प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि वक्त की ज़रूरत होती हैं। अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी रासबिहारी सीट की, कई ऐसे किले हैं टीएमसी के जहां पर जो है हमने देखा कि लोगों की जो मांग थी वो जो बेसिक मुद्दे होते हैं उन पर जो है वो लोग दाव लगा रहे थे, उनकी बात कर रहे थे कि होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वर्षों से वहां पर जो वोट की एक परिपाटी थी, जो वोट का एक पैटर्न था, वो भी अब बदल रहा है? अरे देखिए, बिल्कुल कलकत्ता में 11 सीट है, उत्तर कलकत्ता दक्षिण कलकत्ता मिलाकर 11 सीट है
और इन 11 सीटों में से आप अगर 2021 की चुनाव देखेंगे तो वहां पे बीजेपी जीरो था, एक भी आसन उनको नहीं मिला था। लेकिन इस बार बल्कि लोकसभा चुनाव से ही कई सारे ऐसे सीटें हैं जहां पे बीजेपी की जो वोट की जो बढ़त है वो काफी सरप्राइजिंग रहा है, काफी बड़ा है। ये रासबिहारी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप मान लीजिए, रासबिहारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निवास कालीघाट है, कालीघाट पड़ता है, कालीघाट टेम्पल वहां पे पड़ता है। जो आसपास के जो इलाके हैं रासबिहारी के, सब टीएमसी के गढ़ माने जाते हैं। वहां पर भी सिर्फ 1500 वोटों से, 1500 या 1600 वोटों से पीछे था बीजेपी पार्टी 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाके सीधा टक्कर है। ममता बनर्जी कह चुकी है कि 294 सीट में वो लड़ रही है, भूल जाइए कौन कैंडिडेट है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर आकर ये बात कही है कि हर जो क्षेत्र है, हर कैंडिडेट है, हर जो क्षेत्र है उसमें वो वही चेहरा है, वही कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं जाके ये लड़ाई लोकसभा चुनाव जैसी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस बंगाल में ममता बनर्जी, इस बार भी वही है। बिल्कुल यही वजह है कि राजनीतिक दलों की जो धड़कनें हैं वो तेज हैं। और आज जिस तरह से जो नववर्ष है वहां पर पश्चिम बंगाल में बंगाली नववर्ष है, वो भी एक सांस्कृतिक इवेंट तो बना, लेकिन उसके साथ ही जो राजनीतिक उसका लाभ है वो लेने की कोशिश भी हर दल ने की। नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पश्चिम बंगाल को उत्तर में स्थित डुआर्स का जो इलाका है पश्चिम बंगाल में, वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और चाय बागानों के लिए जाना जाता है। आज राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी ये बन चुका है। यहाँ की सियासत राज्य के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। मजदूर हित और पहचान के मुद्दों पर ये टिकी हुई है। आखिर क्या है डुआर्स का सियासी मिजाज, देखिए सिलीगुड़ी से हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर बंगाल के डुआर्स में राजनीति की बिसात पारंपरिक बंगाल से अलग नजर आती है। यहाँ के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के समुदायों के लिए मजदूरी और पहचान ही सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं। वाम दलों के कमजोर होने के बाद इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से चढ़ा है। आदिवासी और पहचान को प्रमुखता देने का नतीजा ये रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां की 54 में से 34 सीटों पर जीत दर्ज की, जिनमें से अधिकांश सुरक्षित सीटें थीं। चाय बागान के श्रमिकों और चाय बागान की जो इंडस्ट्री है, इस पे भाजपा का बहुत ज़्यादा सोच समझ रहा है। इसीलिए संकल्प पत्र में दार्जिलिंग और दार्जिलिंग के चाय पर बहुत ज्यादा उल्लेख हुआ है। क्षेत्र में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मजदूरी में देरी और चाय बागानों की समस्याओं को लेकर उभरा असंतोष भाजपा के लिए खाद पानी साबित हुआ। बेरोजगारी और पलायन जैसे संकटों के बीच बीजेपी ने इस बार अपने संकल्प पत्र में मजदूरों को उनके हक की जमीन देने का बड़ा वादा किया है। उत्तर बंगाल का चुनावी भविष्य यहाँ के आदिवासी और दलित मतदाताओं के हाथ में है, जो आबादी का 25 से 50% है। जहां आदिवासी समाज के लिए अपनी पहचान और सम्मान सबसे बड़ा मुद्दा है, वहीं दलित मतदाता स्थानीय विकास और सीधे लाभ की राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। कांग्रेस का नीति है, देश में जो 70% मजदूर लोग है, कृषक लोग है, कांग्रेस का मुद्दा था जे ये लोगों को आगे बढ़ाओ। अगर ये किसान, ये मजदूर वो मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। उत्तर बंगाल में आदिवासी वोट चुनाव की दिशा तय करते हैं, तो दलित वोट हार जीत के अंतर को प्रभावित करते हैं। साफ है कि जो भी दल पहचान, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के इन 3 धागों को एक साथ पिरोएगा, डुआर्स की कमान उसी के पास होगी। भाजपा यहां पिछले चुनावों में बढ़त बनाकर आगे दिखती रही है और इस बार भी उसकी पुरजोर कोशिश है कि वो इस इलाके में अपनी मौजूदगी को आगे ही रखे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस, वामपंथ और कांग्रेस जैसे लोग अपने आप को यहाँ पर मौजूदा हालात में ज़्यादा प्रासंगिक बनाने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, सिलीगुड़ी। तो पश्चिम बंगाल में कड़ी चुनावी लड़ाई है और तमाम दिलचस्प फैक्टर्स हैं।
ये हमारे संवाददाता ने बताया। हम बात करेंगे तमिलनाडु की भी, जहां पर पारंपरिक जो द्विपक्षीय लड़ाई है इस बार त्रिकोणीय सियासी लड़ाई में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। और उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां एक रोड शो भी किया है। तमाम समीकरण, तमाम मुद्दे समझेंगे अपने संवाददाता से भी, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। मेरी माँ है ना, मेरा खाना पीना, आयरन, फॉलिक एसिड सबका ध्यान रखती है। कहती है जच्चा और बच्चा दोनों खिले खिले रहने चाहिए। अरे डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए भी भेज दिए। बताओ, माँ है ना, जानती है डिलीवरी कराना इतना आसान नहीं होता। आओ मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। ये है मेरी माँ, भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने दिया 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, करोड़ों बच्चों को पोषण और टीकाकरण, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। जनादेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। डीएमके जीत का दावा कर रही है, लेकिन एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन ने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। देखना यह है कि क्या इस बार चुनावों में जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। देखिए खास रिपोर्ट। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव राज्य के इतिहास के सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक बन चुके हैं। एक तरफ पारंपरिक द्रविड़ राजनीति, तो दूसरी तरफ इस बार नए खिलाड़ियों और बदलते समीकरणों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इतना तो तय है कि चुनाव में इस बार कोई भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं। बीजेपी ने तमिलनाडु में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में नागरकोविल में रोड शो किया। इस रोड शो में उमड़ा जनसैलाब और कार्यकर्ताओं का उत्साह विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। इस रोड शो की सबसे बड़ी बात रही, इसमें एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उनके साथ शामिल हैं। इस रोड शो से भाजपा ने एनडीए गठबंधन की ताकत और तालमेल दिखाने की कोशिश की। नागरकोविल में पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस बार डीएमके के लिए राह आसान नहीं होने वाली। दूसरी तरफ डीएमके भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। सत्तारूढ़ डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन भी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान स्टालिन ने केंद्र सरकार पर परिसीमन के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे तमिलनाडु के अधिकारियों पर हमला बताते हुए जनता से जिताने की अपील की। तमिलनाडु वासल वर वंदिट्ट मैंने कल अपने वीडियो में तमिलनाडु की राज्यसभा से जुड़े मुद्दे के बारे में बात की थी। डीलिमिटेशन के नाम पर अपनी सीमाओं को पार करते हुए भाजपा सरकार तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय कर रही है। अगर ऐसा होता है कि उत्तरी राज्यों को और अधिक राजनीतिक शक्ति दी जाती है और दक्षिणी राज्य अपनी राजनीतिक ताकत खोते हैं, तो तमिलनाडु चुप नहीं बैठेगा। मैंने कहा था कि हर एक परिवार सड़क पर उतरकर विरोध करेगा। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार ने इशारों में अभिनेता विजय पर निशाना साधा और कहा कि एक राजनीतिक पार्टी का नया अभिनेता खुद की तुलना एमजीआर से कर रहा है। क्या ये संभव है? एक राजनीतिक पार्टी का नया अभिनेता है, वह अपनी तुलना एमजीआर से कर रहा है। क्या यह संभव है? क्या एमजीआर की बराबरी कर सकते हैं? सिर्फ एक एमजीआर ही है। अब यहाँ हीरो डीएमके और कांग्रेस है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि ने बहुत मजबूत नींव रखी है। देखिए, अगर आप जड़ भूल जाएंगे तो आपको जड़ नहीं मिलेगी। 2026 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या तमिलनाडु अपनी पारंपरिक द्विध्रुवीय राजनीति पर कायम रहता है या फिर अभिनेता विजय के रूप में एक नया तीसरा ध्रुव उभरता है। फिलहाल डीएमके गठबंधन जीत का दावा कर रही है, लेकिन एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन की एकजुटता ने मुकाबले को बेहद कड़ा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो तमिलनाडु के मुकाबले में यही बात उभर कर सामने आ रही है कि ये जो द्विध्रुवीय मुकाबला परंपरागत रूप से रहता था, क्या ये बहुध्रुवीय बनता जा रहा है और इसमें क्या कुछ एक नई तस्वीर सामने आ सकती है। हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। निशांत, बेहद दिलचस्प मुकाबला तमिलनाडु में इस बार कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इतिहास के जो भी राजनीतिक मुकाबले हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं AIADMK और बीजेपी के गठबंधन की, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज रोड शो किया और उसमें समर्थन मिला, किस तरह के एक राजनीतिक संदेश जो है तमिलनाडु से जा रहा है और किस तरह की बीजेपी की भी तैयारी है। बीजेपी तमिलनाडु में 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला रोड शो था। रोड शो के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना कन्याकुमारी का नागरकोइल। कन्याकुमारी वो जगह है जहां बीजेपी पारंपरिक रूप से काफी मजबूत पार्टी रही है और पिछली बार नागरकोइल सीट पर बीजेपी ने जीत भी हासिल की थी। ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सीटों को टारगेट करने की कोशिश की है जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और ये इस किले को और कैसे मजबूत बनाया जाए। हालांकि उनके साथ TPS भी मौजूद थे, तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, तमिलनाडु के बीजेपी के स्टार नेता अन्नामलई भी उनके मंच पर मौजूद थे। तो एनडीए की एकजुटता के मैसेज के साथ साथ प्रधानमंत्री ने जो बीजेपी के किले हैं इनको मजबूत करने के लिए एक शुरुआत की है। ये रोड शो एक तरीके की शुरुआत कहा जा सकता है और बड़ी संख्या में लोगों का आना, जिस समय रोड शो की शुरुआत हुई थी लगभग 4:30, इससे पहले 2 बजे से लोग यहाँ आए। हमारे संवाददाता निशांत हमें बता रहे हैं कि किस तरह से तमिलनाडु की जो राजनीति है वो बहुध्रुवीय इस वक्त बनती जा रही है और उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका गठबंधनों की लड़ाई की है और गठबंधनों की जो मजबूती है वो अपने आप में कितनी अहम हो गई है। और उसी में बीजेपी जो लगातार अपने पैर वहाँ पर पसार रही है, लगातार पसारने की कोशिश में है और जिस तरह से बीजेपी का जनाधार वहाँ पर लगातार बढ़ा है वो एनडीए में कितनी जान फूंकता हुआ दिखाई देता है, वो वहाँ पर एनडीए को कितनी मजबूती देता हुआ दिखाई देता है और इससे ये जो मुकाबला है कितना अहम अपने आप में होता हुआ दिखाई देता है। अपने आप में बेहद दिलचस्प लड़ाई है और तमिलनाडु में ये भी कहा जाता है जो छोटे दल हैं उनकी भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है और जिस तरह से वहाँ की सियासी तस्वीर बदल रही है, जिस तरह से वहाँ पर मुद्दे बदल रहे हैं, तो अपने आप में ये देखने वाली बात होगी कि जो पारंपरिक राजनीति वहाँ की चली आ रही है उसको जो नई परिपाटी है वो कितनी तरह से बदलने में सक्षम हो पाती है। इसके साथ ही जनादेश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।